संत सेबेस्टियन की कैटाकॉम्ब्स। संभवतः अपने पूरे जीवन में फ्रांज ने कभी भी आनंद से विषाद में इतना तीव्र और स्पष्ट परिवर्तन अनुभव नहीं किया था जितना उसने उस क्षण किया। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी रात्रि दानव की जादुई छड़ी के स्पर्श से रोम एक विशाल समाधि में परिवर्तित हो गया हो। रात की गहनता को और बढ़ाने वाली एक परिस्थिति यह थी कि चंद्रमा क्षीण हो रहा था और 11 बजे से पहले उदय होने वाला नहीं था। इसलिए जिन गलियों से वह युवक गुजरा वे पूर्ण अंधकार में डूबी हुई थीं। किंतु यात्रा छोटी थी। 10 मिनट में उसकी गाड़ी अर्थात काउंट की होटेल दे लोंद्र पर रुक गई। भोजन उसके लिए तैयार था, किंतु चूंकि अल्बर्ट ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह तुरंत लौटकर नहीं आएगा, इसलिए फ्रांस उसके बिना ही खाने बैठ गया। पास्त्रिनी, जो उन्हें साथ भोजन करते देखने का अभ्यस्त था, ने पूछा कि अल्बर्ट कहाँ है। पर फ्रांज ने इतना ही कहा कि उसके मित्र को 2 दिन पहले एक निमंत्रण मिला था और उसने उसे स्वीकार कर लिया था। मोक्को लित्ती के अचानक बुझ जाने, प्रकाश के स्थान पर छा गए अंधकार और कोलाहल के बाद आई शांति ने फ्रांज को उदास और कुछ हद तक व्याकुल कर दिया था। इसलिए उसने पूर्ण मौन में भोजन किया। यद्यपि पास्त्रिनी सदा की भांति अत्यंत सतर्क था और 2-3 बार आकर पूछता रहा कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। फ्रांज ने निश्चय किया कि वह अल्बर्ट की प्रतीक्षा यथासंभव देर तक करेगा। इसलिए उसने गाड़ी केवल 11 बजे के लिए मंगवाई और पास्त्रिनी से कहा कि यदि किसी भी कारण से अल्बर्ट होटल लौटे तो उसे तुरंत सूचित किया जाए। 11 बजे तक अल्बर्ट नहीं आया। अतः फ्रांज ने वस्त्र बदले और यह कहते हुए निकल पड़ा कि वह उस रात ब्राचियानो में रहेगा। ब्राचियानो का घर रोम के सबसे रमणीय निवासों में से एक है। उसकी पत्नी कोलोन्ना परिवार की अंतिम उत्तराधिकारियों में से एक पूर्ण आदर्श परिचारिका है। इसी कारण वहां के आयोजन पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हैं। फ्रांजर और अल्बर्ट रोम में उनके लिए परिचय पत्र लेकर आए थे। इसलिए पहला प्रश्न यह किया गया कि उसके यात्रा साथी का क्या हुआ। फ्रांज ने उत्तर दिया कि उसने उसे उसी क्षण छोड़ा था जब मोक्कोली बुझने वाले थे और व्यामाचेल्लो में उसकी दृष्टि से वह ओझल हो गया और वह घर नहीं लौटा। मैं अब तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा, फ्रांज ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ जा रहा था? ठीक ठीक नहीं, पर मेरा विश्वास है कि कोई भेंट निश्चित थी। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है, कहा गया। इतनी देर रात बाहर रहने के लिए यह अच्छा समय नहीं है। ये अंतिम शब्द जी से कहे गए, जो अब भी अभी टोरलोनिया की बाह पर पहुंची थीं। इसके विपरीत मुझे तो यह रात अत्यंत मनोहर लगती है, उन्होंने कहा। जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें केवल यही शिकायत होगी कि यह बहुत शीघ्र बीत जाएगी। उत्तर में मुस्कुराहट आई। मैं यहाँ उपस्थित लोगों की बात नहीं कर रहा, जिन्हें कोई जोखिम नहीं है, सिवाय इसके कि पुरुष हों तो आप पर मोहित हो जाइए और स्त्रियां हों तो आपको इतना सुंदर देखकर ईर्ष्या से बीमार पड़ जाए। मैं उन लोगों के विषय में सोच रहा हूं जो इस समय रोम की गलियों में हैं। हे भगवान, जियान मैडम ने कहा, इस समय कौन सड़कों पर होगा सिवाय इसके कि आपके आयोजन में आ रहा हो। हमारे मित्र अल्बर्ट द मोरसेर्फ, फ्रांस ने कहा, जिन्हें मैंने आज सायं 7 बजे एक सुंदर अपरिचिता के पीछे जाते हुए छोड़ा था। उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। क्या? और तुम्हें नहीं पता कि वह कहाँ है? मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है। क्या वह शस्त्रधारी है? वह विदूषक का वेश पहने हुए है। तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था, कहा गया। तुम रोम को उससे अधिक जानते हो। संभव है, पर यह सरल नहीं था, मानो आज की दौड़ जीतने वाले तीसरे घोड़े को रोकने का प्रयास करना, फ्रांज ने कहा। वैसे भी उसके साथ क्या हो सकता है?
कौन जानता है, रात बहुत काली है और विया माचेल्लो के पास ही टाइबर है। यह देखकर कि कही गई बातें उसकी अपनी चिंताओं से मेल खा रही थीं, फ्रांस का रक्त ठंडा पड़ गया। मैंने होटल को सूचित कर दिया है कि मुझे यहाँ रात बिताने का सम्मान मिलेगा, उसने कहा। वह लौटे तो वे मुझे बताने आएंगे। देखो, कहा गया, मुझे लगता है यह मेरा ही कोई सेवक तुम्हें ढूंढता हुआ आ रहा है। वह ठीक ही था। फ्रांस को देखते ही सेवक पास आया। होटल दे लोंद्र का स्वामी यह बताना चाहता है कि वहां एक व्यक्ति मोरसेर्फ का पत्र लेकर प्रतीक्षा कर रहा है। मोरसेर्फ का पत्र? फ्रांस ने कहा। हाँ। वह व्यक्ति कौन है? मैं नहीं बता सकता। वह इसे यहां क्यों नहीं लाया? उसने कोई कारण नहीं बताया। वह संदेशवाहक कहाँ है? जैसे ही उसने मुझे आपसे बात करने के लिए सभा कक्ष में जाते देखा, वह चला गया। हे ईश्वर! जीप ने कहा। शीघ्र जाइए। वह बेचारा युवक, संभव है किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो। मैं इसी क्षण जा रहा हूं, फ्रांज ने कहा। क्या आप लौटकर हमें समाचार देंगे? हाँ, यदि बात गंभीर न हुई, अन्यथा मैं स्वयं कहाँ रहूंगा यह नहीं कह सकता। हर हाल में सावधान रहिए, निश्चिंत रहिए। फ्रांज ने अपनी टोपी ली और शीघ्रता से निकल पड़ा। उसने अपनी गाड़ी लौटा दी थी और उसे 2 बजे के लिए बुलाया था, किंतु सौभाग्यवश पलात्सो ब्राचियानो, जो एक ओर कोर्सो और दूसरी ओर प्याजा देई सांति अपोस्तोली की ओर मुख किए है, होटल दे लोंद्र से पैदल मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है। जैसे ही वह होटल के निकट पहुंचा, फ्रांज ने सड़क के मध्य एक व्यक्ति को खड़ा देखा और उसे क्षण भर भी संदेह न रहा कि यही अल्बर्ट का संदेशवाहक है। वह व्यक्ति एक बड़े चोगे में लिपटा हुआ था। फ्रांज उसके पास गया, किंतु उसके आश्चर्य के लिए पहले वही व्यक्ति बोला। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कहा, मानो अपनी रक्षा बनाए रखने के लिए पीछे हटते हुए। क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो मोरसेर्फ का पत्र मेरे लिए लाया है? फ्रांज ने पूछा। क्या आप पास्त्रिनी के होटल में ठहरे हैं? हाँ। और क्या आप उसके यात्रा साथी हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? बैरन फ्रांस डेपिनय। तो यह पत्र वास्तव में आपको ही संबोधित है। क्या इसका कोई उत्तर देना है? फ्रांज ने उस व्यक्ति के हाथ से पत्र लेते हुए पूछा। हाँ, कम से कम आपका मित्र तो यही आशा करता है। तो ऊपर आइए, मैं उत्तर दे दूंगा। मैं यहीं प्रतीक्षा करना पसंद करूंगा, संदेशवाहक ने हंसते हुए कहा। क्यों? आप पत्र पढ़ते ही सब समझ जाएंगे। तो क्या मैं यहीं आपसे फिर मिलूं? निश्चय ही। फ्रांज होटल में गया और सीढ़ियों पर पास्त्रिनी से मिला। तो? सराय वाले ने पूछा। तो क्या? फ्रांज ने कहा। क्या आपने उस व्यक्ति को देखा जो आपके मित्र की ओर से आपसे बात करना चाहता था? हाँ, मैंने उसे देखा, उसने उत्तर दिया। और उसने मुझे यह पत्र दिया है। कृपया मेरे कमरे में रोशनी भिजवा दीजिए। सराय वाले ने एक सेवक को मोमबत्ती लेकर फ्रांस से आगे जाने का आदेश दिया। युवक ने भांप लिया था कि पास्त्रिनी भयभीत है और इससे उसे अल्बर्ट का पत्र पढ़ने की और भी अधिक उतावली हो गई। जैसे ही मोमबत्ती जली, वह उसके पास झुका और कागज फैलाया। पत्र अल्बर्ट के हाथ का लिखा हुआ था और उसी के हस्ताक्षर थे। उसकी विषय वस्तु इतनी अप्रत्याशित थी कि फ्रांज ने उसे 2 बार पढ़ा। उसमें ठीक ठीक यह लिखा था। प्रिय मित्र, जैसे ही यह पत्र तुम्हें मिले, कृपा करके मेरी बटुए से आरंभ पत्र निकाल लेना, जो लेखन मेज की चौकोर दराज में मिलेगा।
यदि राशि पर्याप्त ना हो तो अपनी ओर से जोड़ देना। तुरंत तोरलोनिया के यहाँ जाओ, 4,000 प्यास्त्र निकालो और वह राशि पत्र लाने वाले को दे दो। यह अत्यंत आवश्यक है कि यह धन बिना किसी विलंब के मुंह तक पहुंचे। मैं और आग्रह नहीं करूंगा। मुझे तुम पर वही भरोसा है जैसा तुम मुझ पर कर सकते हो। पुनश्च अब मुझे इतालवी डाकुओं पर विश्वास हो गया है। तुम्हारा मित्र अल्बर्ट द मोरसेर्फ। इन पंक्तियों के नीचे किसी अजीब हाथ से इतालवी में कुछ शब्द लिखे थे। यदि सुबह 6 बजे तक 4,000 प्यास्त्र मेरे हाथों में नहीं होंगे तो 7 बजे काउंट अल्बर्ट जीवित नहीं रहेगा। लुईजी वाम्पा। दूसरे हस्ताक्षर ने फ्रांस को सब कुछ समझा दिया और संदेशवाहक के कमरे में न आने का कारण भी स्पष्ट हो गया। सड़क उसे अधिक सुरक्षित लगती थी। अल्बर्ट उस प्रसिद्ध डाकू सरदार के चंगुल में फंस गया था, जिसके अस्तित्व पर वह अब तक विश्वास करने से इनकार करता रहा था। अब एक क्षण भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। फ्रांस लेखन मेज की ओर दौड़ा और उसे खोला। बताए गए दराज में उसे बटुआ मिला और बटुए में आरण पत्र। कुल राशि 6,000 प्यास्त्र की थी, पर अल्बर्ट उनमें से 3,000 पहले ही खर्च कर चुका था। जहां तक फ्रांस का संबंध था, उसके पास कोई आरण पत्र नहीं था। वह फ्लोरेंस में रहता था और केवल 7-8 दिनों के लिए रोम आया था। इसलिए वह अपने साथ लगभग 100 लुई ही लाया था, जिनमें से अधिकतम 50 ही शेष थे। इसका अर्थ यह था कि दोनों मिलकर भी मांगी गई राशि से 700-800 प्यास्त्र कम थे। यह सत्य था कि ऐसे में फ्रांस टोरलोनिया की समझदारी पर भरोसा कर सकता था। वह तुरंत पलात्सो ब्राचियानो लौटने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक उसके मन में एक तेजस्वी विचार आया। उसे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का स्मरण हुआ। वह पास्त्रिनी को बुलाने का आदेश देने ही वाला था कि वही व्यक्ति स्वयं द्वार पर प्रकट हो गया। मेरे प्रिय पास्त्रिनी, उसने उत्कंठा से कहा, क्या आपको पता है कि काउंट अंदर हैं? हाँ, वह अभी अभी लौटे हैं। क्या वे अभी तक सोने गए होंगे? मुझे संदेह है। तो कृपया उनके द्वार पर दस्तक देकर मेरी भेंट की अनुमति मांगिए। पास्त्रिनी शीघ्रता से गया और 5 मिनट में लौट आया। काउंट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसने कहा। फ्रांस ने बरामदा पार किया और एक सेवक उसे काउंट के पास ले गया। वह एक छोटे से अध्ययन कक्ष में थे, जिसे फ्रांस ने पहले नहीं देखा था और जिसकी दीवारों के चारों ओर दीवान लगे थे। वे आगे बढ़कर उससे मिले। इस समय तुम्हें यहाँ कौन सी अनुकूल हवा ले आई? उन्होंने पूछा। क्या तुम मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आए हो? यह तो बड़ा सौजन्य होगा। नहीं, मैं एक गंभीर विषय पर आपसे बात करने आया हूं। विषय? काउंट ने अपनी पैनी दृष्टि से देखते हुए कहा। कौन सा विषय? क्या हम अकेले हैं? काउंट द्वार तक गए और लौट आए। पूरी तरह अकेले, उन्होंने कहा। फ्रांस ने उन्हें अल्बर्ट का पत्र दिया। इसे पढ़िए, उसने कहा। काउंट ने उसे पढ़ा और केवल इतना कहा, आह! क्या आपने पुनश्च देखा? हाँ, निश्चय ही। यदि सुबह 6 बजे तक 4,000 प्यास्त्र मेरे हाथों में नहीं होंगे तो 7 बजे काउंट अल्बर्ट जीवित नहीं रहेगा। आप इसका क्या कहते हैं? क्या तुम्हारे पास मांगी गई राशि है? हाँ, सिवाय 800 प्यास्त्र के। काउंट अपनी लेखन मेज के पास गए, उसे खोला और सोने से भरी एक दराज निकाल ली। मुझे आशा है, उन्होंने कहा, कि तुम किसी और के पास जाकर मेरा अपमान नहीं करोगे। इसके विपरीत आप देख रहे हैं कि मैं सीधे आपके पास ही आया हूं, फ्रांज ने कहा। धन्यवाद। जितना चाहिए ले लो। और उन्होंने दराज की ओर संकेत किया। क्या सचमुच यह धन लुइजी वाम्पा को भेजना आवश्यक है?
युवक ने अब काउंट की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए पूछा, ईश्वर की सौगंध, स्वयं देखो, पुनश्च पर्याप्त स्पष्ट है। मुझे तो लगता है कि यदि आप चाहें तो इस बातचीत को बहुत सरल बनाने का कोई उपाय निकाल सकते हैं, फ्रांच ने कहा। कौन सा उपाय? काउंट ने आश्चर्य से पूछा। उदाहरण के लिए, यदि हम दोनों मिलकर लुआइजी वाम्पा से मिलने जाएं, तो मुझे विश्वास है कि वह आपको अल्बर्ट की मुक्ति से इनकार नहीं करेगा। मैं? इस डाकू पर मेरा क्या प्रभाव हो सकता है? क्या आपने अभी अभी उसके लिए ऐसा उपकार नहीं किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता? कौन सा उपकार? क्या आपने अभी पेप्पिनो का जीवन नहीं बचाया? हाँ, ये तुम्हें किसने बताया? इससे क्या अंतर पड़ता है? मैं जानता हूं। काउंट कुछ क्षण मौन रहे, भौहें सिकुड़ी हुई थीं। यदि मैं वाम्पा से मिलने जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यदि मेरी संगति आपको अप्रिय न लगे? बहुत अच्छा। रात सुहावनी है और रोमन कैंपानिया में टहलना हमारे लिए लाभदायक ही होगा। क्या हमें शस्त्र लेना चाहिए? किस लिए? क्या हमें कुछ धन साथ लेना चाहिए? आवश्यक नहीं। यह पत्र लाने वाला व्यक्ति कहाँ है? बाहर, सड़क में। क्या वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है? हाँ। हमें यह जानना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं उसे बुलाता हूँ। यह व्यर्थ है। वह ऊपर नहीं आना चाहता। तुम्हारे कक्ष में शायद नहीं, पर मेरे यहाँ आने में उसे आपत्ति नहीं होगी। काउंट अध्ययन कक्ष की उस खिड़की के पास गए जो सड़क की ओर खुलती थी, और एक विशेष ढंग से सीटी बजाई। चोगा ओढ़े व्यक्ति ने छाया से निकलकर सड़क के मध्य कदम रखा। आओ, काउंट ने कहा, मानो किसी सेवक को आदेश दे रहे हों। संदेशवाहक ने बिना किसी हिचक के, बल्कि उत्साह से, तुरंत आज्ञा का पालन किया और होटल के प्रवेश पर बनी 4 सीढ़ियां उलांघकर भीतर आ गया। 5 सेकंड बाद वह अध्ययन कक्ष के द्वार पर था। आह, तुम ही हो, पेप्पिनो, काउंट ने कहा। पेप्पिनो ने उत्तर देने के स्थान पर घुटनों के बल गिरकर काउंट का हाथ पकड़ा और बार बार उसे अपने होठों से लगाया। अरे, ये तो आश्चर्य है, काउंट ने कहा। तुम अब भी यह नहीं भूले हो कि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया था। अजीब बात है, इसे तो 1 सप्ताह हो गया। नहीं, और मैं कभी नहीं भूलूंगा, पेप्पिनो ने गहरी कृतज्ञता प्रकट करती हुई आवाज में कहा। कभी नहीं, बहुत लंबा समय होता है, पर इतना पर्याप्त है कि तुम ऐसा मानते हो। खड़े हो जाओ और उत्तर दो। पेप्पिनो ने चिंतित दृष्टि से फ्रांस की ओर देखा। अरे, तुम इनके सामने बोल सकते हो, काउंट ने कहा। यह मेरे मित्र हैं। फिर फ्रांस की ओर मुड़कर फ्रेंच में जोड़ा। मुझे आशा है कि तुम मुझे ऐसा कहने दोगे। इस व्यक्ति का विश्वास जीतना आवश्यक है। तुम मेरे सामने बोल सकते हो, फ्रांस ने कहा। मैं काउंट का मित्र हूं। अच्छा, पेप्पिनो ने काउंट की ओर लौटते हुए कहा। आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। अल्बर्ट लुइजी के हाथों कैसे पड़ा? फ्रांसीसी की गाड़ी कई बार उस गाड़ी के पास से गुजरी जिसमें तेरेसा थी। मुखिया की संगिनी? हाँ, फ्रांसीसी ने उससे छेड़छाड़ की और तेरेसा को उत्तर देना अच्छा लगा। फ्रांसीसी ने उसे गुलदस्ते फेंके, उसने भी कुछ लौटाए। ये सब स्वाभाविक ही मुखिया की सहमति से हुआ। वह स्वयं गाड़ी में था। क्या? फ्रांस चिल्ला उठा। लुईजी वाम्पा किसान स्त्रियों के साथ गाड़ी में था। वह सारथी के वेश में गाड़ी चला रहा था। फिर? काउंट ने पूछा। फिर फ्रांसीसी ने अपना मुखौटा उतारा। तेरेसा ने भी मुखिया की सहमति से वैसा ही किया। फ्रांसीसी ने भेंट का प्रस्ताव रखा और तेरेसा ने स्वीकार किया, किंतु तेरेसा के स्थान पर सैन जियाकोमो की सीढ़ियों पर बेप्पो प्रतीक्षा कर रहा था। क्या?
फ्रांस ने फिर बीच में टोका। वही किसान लड़की जिसने उसका मोक्कोलेटो छीन लिया था, वह 15 वर्ष का लड़का था, पेप्पिनो ने कहा। पर आपके मित्र के लिए इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। बेप्पो ने औरों को भी धोखा दिया है। और बेप्पो उसे शहर की दीवारों के बाहर ले गया? काउंट ने पूछा। ठीक यही हुआ। विया माचेल्लो के अंत में एक गाड़ी खड़ी थी। बेप्पो उसमें बैठ गया और फ्रांसीसी को पीछे आने को कहा। उसे 2 बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने उदारतापूर्वक दाहिनी ओर की सीट बेप्पो को दी और स्वयं उसके पास बैठ गया। तब बेप्पो ने बताया कि उसे रोम से एक लीग दूर एक विला ले जाया जाएगा। फ्रांसीसी ने आश्वासन दिया कि वह पृथ्वी के अंत तक भी उसके साथ चलने को तैयार है। इस पर गाड़ी विया रिपेत्ता से होती हुई पोर्ता सैन पाउलो के बाहर निकली और देहात में 200 गज आगे बढ़ते ही जैसे ही फ्रांसीसी कुछ अधिक साहसी होने लगा, बेप्पो ने उसकी गर्दन पर 2 पिस्तौलें रख दी। उसी क्षण सारथी ने घोड़े रोक दिए, मुड़कर वहीं किया और साथ ही आलमों के किनारों पर छिपे हमारे 4 आदमी दरवाजों पर टूट पड़े। फ्रांसीसी ने पूरा प्रयास किया और सुना है कि उसने बेप्पो को आधा घोंट भी दिया, पर 5 सशस्त्र पुरुषों के सामने वह अधिक कुछ न कर सका। उसे हार माननी पड़ी। उसे गाड़ी से उतारकर नाले के किनारे किनारे ले जाया गया और अंततः तेरेसा और लुइजी के पास, जो संत सेबास्टियन की कैटाकॉम्ब्स में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इस पर तुम्हारा क्या कहना है? काउंट ने फ्रांस की ओर मुड़कर कहा। मुझे तो यह बुरी कहानी नहीं लगती। तुम ऐसे मामलों के जानकार हो। तुम्हारी क्या राय है? यदि यह किसी और के साथ हुआ होता, फ्रांस ने कहा, तो मुझे यह अत्यंत मनोरंजक लगता। पर बेचारे अल्बर्ट के साथ नहीं। सच तो ये है, काउंट ने कहा, कि यदि तुम मुझे वहां ना पाते तो तुम्हारे मित्र की यह भलाई उसे बहुत महंगी पड़ती। पर चिंता मत करो, अंततः वह केवल भय के साथ बच निकलेगा। तो हम उसे खोजने चलेंगे? निश्चय ही, और भी इसलिए कि वह एक अत्यंत रमणीय स्थान पर है। क्या तुम संत सेबास्टियन की कैटाकॉम्ब्स जानते हो? नहीं, मैं कभी भीतर नहीं गया, पर एक दिन जाने का निश्चय किया था। तो अब तुम्हारे पास तैयार अवसर है और इससे बेहतर शायद ही मिले। क्या तुम्हारी गाड़ी है? नहीं, कोई बात नहीं। मेरे लिए दिन रात एक सदा जुटी रहती है। सदा जुटी? हाँ, सच बताऊं तो मैं बड़ा चंचल व्यक्ति हूँ। कभी कभी भोजन के बाद आधी रात को मुझे संसार के किसी कोने में निकल जाने की तीव्र इच्छा होती है और मैं निकल पड़ता हूँ। काउंट ने घंटी बजाई और सेवक आ गया। गाड़ी बाहर निकालो, उसने कहा, और जेबों में रखी पिस्तौलें ले आओ। सारथी को जगाने की आवश्यकता नहीं, अल्ली गाड़ी चलाएगा। क्षण भर बाद गाड़ी द्वार पर आ खड़ी हुई। काउंट ने घड़ी निकाली। 12:30, उसने कहा। हम सुबह 5 बजे भी निकलते तो समय पर पहुंच जाते, पर वह विलंब तुम्हारे मित्र के लिए एक कष्टदायक रात का कारण बन सकता था। इसलिए हमें तुरंत निकलना चाहिए। क्या तुम अब भी मेरे साथ चलने का निश्चय रखते हो? पहले से भी अधिक? तो चलो। फ्रांस और काउंट बाहर निकले। उनके पीछे पेप्पिनो था। गाड़ी द्वार पर तैयार थी और डिब्बे पर अली बैठा था। फ्रांस ने मोंटे क्रिस्तो की गुफा वाले मूक दास को पहचान लिया। दोनों कूपे में बैठे। पेप्पिनो अली के पास बैठा और वे पूरी गति से चल पड़े। अली को पहले से आदेश मिले थे। वह कोर्सो से गया, कैंपो वाचिनो पार किया और स्त्रादा सैन ग्रेगोरियो से होते हुए पोर्ता सैन सेबास्टियानो पहुंचा। द्वारपाल ने उन्हें रोकना चाहा, पर काउंट ने रोम के गवर्नर की वह अनुमति दिखा दी जो उसे दिन रात किसी भी समय नगर में आने जाने की छूट देती थी। द्वार उठा, द्वारपाल को एक लुई मिला और वे आगे बढ़ गए। जिस मार्ग पर गाड़ी चली वह प्राचीन आप्यन मार्ग था, जिसकी दोनों ओर समाधियां थीं। नवोदय चंद्रमा के प्रकाश में कभी कभी फ्रांस को किसी भग्नावशेष से निकलता हुआ
प्रहरी सा दिखाई देता, पर पेप्पिनो और उस छाया के बीच संकेत होते ही वह फिर अंधकार में विलीन हो जाता। काराकल्ला के एम्फीथिएटर से कुछ पहले गाड़ी रुकी। पेप्पिनो ने द्वार खोला और फ्रांस तथा काउंट उतर गए। 10 मिनट में, काउंट ने कहा, हम वहां होंगे। उसने पेप्पिनो को अलग ले जाकर कुछ फुसफुसाकर कहा और पेप्पिनो कूपे के संदूक से एक मशाल लेकर चल पड़ा। और 5 मिनट बीत गए, जिनमें फ्रांज ने देखा कि गडेरिया छोटी सी पगडंडी पर चलता हुआ उन टीलों के बीच से गुजरा जो रोमन मैदान की असमतल सतह पर बिखरे हुए हैं, और उस ऊंची लालिमा लिए घास के झुरमुट में ओझल हो गया, जो किसी विशाल सिंह की खड़ी अयाल जैसा प्रतीत होता था। अब, काउंट ने कहा, आओ उसके पीछे चलें। वे उसी पथ पर आगे बढ़े और पाया कि लगभग 100 कदम बाद वह ढलान पर उतरता हुआ एक छोटी घाटी के तल तक जाता है। शीघ्र ही उन्होंने अंधकार में 2 व्यक्तियों को आपस में बात करते देखा। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? फ्रांस ने काउंट से पूछा, या प्रतीक्षा करें? आगे बढ़ो। पेप्पिनो ने अवश्य ही हमारे आगमन की सूचना प्रहरी को दे दी होगी। वास्तव में उन दोनों में से एक पेप्पिनो था और दूसरा एक डाकू जो पहरे पर था। फ्रांस और काउंट निकट आए और डाकू ने उनका अभिवादन किया। कृपा करके मेरे पीछे चलिए, पेप्पिनो ने काउंट से कहा। कैटाकॉम्ब्स का प्रवेश यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। ठीक है, काउंट ने कहा, मार्ग दिखाओ। झाड़ियों के एक झुरमुट के पीछे और कुछ चट्टानों के बीच छिपा हुआ एक ऐसा संकरा छिद्र था जिससे मनुष्य बड़ी कठिनाई से निकल सकता था। पेप्पिनो सबसे पहले उसमें घुसा, किंतु 1-2 कदम ही आगे बढ़ा था कि मार्ग चौड़ा हो गया। तब वह रुक गया, मशाल जलाई और मुड़कर देखा कि दूसरे भी उसके पीछे आ रहे हैं। इसके बाद काउंट उस कीप से रास्ते में उतरे और फ्रांजो उनके पीछे आया। भूमि धीरे धीरे नीचे की ओर ढलती थी और मार्ग आगे बढ़ने के साथ चौड़ा होता जाता था, पर फ्रांस और काउंट को फिर भी झुककर चलना पड़ रहा था और साथ साथ चलना कठिन था। वे इसी प्रकार लगभग 50 गज और चले कि तभी पुकार सुनाई दी। कौन है? उसी क्षण उन्होंने अपने ही मशाल के प्रकाश में अंधकार के बीच एक बंदूक की नली चमकती देखी। मित्र, पेप्पिनो ने कहा और अकेला आगे बढ़कर उस दूसरे प्रहरी से धीमी आवाज में कुछ शब्द कहे, जिसने पहले की भांति रात्रिकालीन आगंतुकों को संकेत देकर आगे जाने की अनुमति दे दी। प्रहरी के पीछे लगभग 20 सीढ़ियों की एक सीढ़ी थी। फ्रांस और काउंट उतरकर नीचे पहुंचे और स्वयं को कब्रों के एक चौराहे से स्थान पर पाया। वहां से 5 मार्ग तारे की किरणों की तरह निकलते थे और दीवारें ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर बनी कोठरियों से कटी हुई थीं, ताबूतों के आकार की, जिससे स्पष्ट हो गया कि वे अंततः कैटाकॉम्ब्स में पहुंच चुके थे। एक कोठरी में जिसकी गहराई का अनुमान लगाना असंभव था, दिन के समय प्रकाश की कुछ दरारें दिखाई देती थीं। काउंट ने फ्रांस के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम विश्राम करते हुए डाकुओं का शिविर देखना चाहोगे? उसने पूछा। हाँ, अवश्य, फ्रांस ने कहा। तो मेरे साथ आओ। पेप्पिनो, रोशनी बुझा दो। पेप्पिनो ने आज्ञा का पालन किया और वे घोर अंधकार में डूब गए, किंतु उनसे लगभग 50 गज आगे दीवारों पर कुछ लालिमा लिए प्रकाश की झलकियां अब भी खेल रही थीं, जो मशाल बुझ जाने के बाद और अधिक स्पष्ट दिख रही थीं। वे मौन में आगे बढ़े, काउंट फ्रांस का मार्गदर्शन करते हुए, मानो उसे अंधकार में देखने की असाधारण क्षमता हो। और फ्रांस स्वयं भी रास्ता अधिक स्पष्ट पहचानने लगा, जैसे जैसे वे उस प्रकाश के निकट आते गए जो उन्हें दिशा दिखा रहा था। अंततः वे 3 मेहराबों से गुजरे, जिनमें बीच वाला द्वार का काम करता था। एक ओर ये मेहराब उस गलियारे में खुलते थे जिससे वे आए थे, और दूसरी ओर एक बड़े चौकोर कक्ष में, जो चारों ओर उन्हीं कोठरियों से घिरा था जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। कक्ष के मध्य 4 पत्थर रखे थे,
जो कभी वेदी का काम करते रहे होंगे, जैसा कि उन पर बना क्रॉस अभी भी दिखाता था। एक अकेला दीपक, जो एक स्तंभ के दंड पर रखा था, मंद और कांपता हुआ प्रकाश उस विचित्र दृश्य पर डाल रहा था, जिसे दोनों आगंतुक छाया में खड़े होकर देख रहे थे। एक व्यक्ति बैठा था, कोहनी स्तंभ पर टिकाए हुए, और पढ़ रहा था। उसकी पीठ उन मेहराबों की ओर थी, जिनसे नए आगंतुक उसे देख सकते थे। वह गिरोह का मुखिया था, लुइजी वाम्पा। उसके चारों ओर लगभग 20 डाकू दिखाई दे रहे थे, जैसे तैसे पड़े हुए, अपने चौघों में लिपटे, या दीवारों के चारों ओर बनी पत्थर की बेंच सी पर टिके हुए। प्रत्येक के पास उसका हथियार हाथ की पहुंच में था। सबसे दूर, मुश्किल से दिखाई देता हुआ, किसी भूत सा एक प्रहरी उस स्थान के सामने आगे पीछे टहल रहा था, जिसे केवल इसलिए पहचाना जा सकता था कि वहां अंधकार और भी घना प्रतीत होता था। जब काउंट ने समझा कि फ्रांस को यह चित्रमय दृश्य अच्छी तरह देख लेने का समय मिल गया है, तो उसने मौन बनाए रखने के लिए होठों पर उंगली रखी। फिर गलियारे से कक्ष में जाने वाली 3 सीढ़ियां चढ़ी, मध्य मेहराब से होकर भीतर गया और वाम्पा की ओर बढ़ा, जो अपने पाठ में इतना तल्लीन था कि उसे पदचाप की कोई आहट सुनाई नहीं दी। कौन है? प्रहरी ने पुकारा, अधिक सतर्क होकर, क्योंकि उसने अपने मुखिया के पीछे दीपक के प्रकाश में एक छाया बढ़ती देखी थी। इस पर वाम्पा उछलकर खड़ा हो गया और साथ ही अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाल ली। तुरंत सभी डाकू खड़े हो गए और 20 बंदूकों की नालें काउंट की ओर तान दी गईं। अरे अरे, उसने शांत स्वर में कहा, चेहरे की एक मांसपेशी हल्की सी फड़कती हुई। प्रिय वाम्पा, किसी मित्र का स्वागत करने के लिए इतना शोर करने की आवश्यकता नहीं। डाकुओं के मुखिया ने एक हाथ के अधिकारपूर्ण संकेत से हथियार नीचे रखने को कहा और दूसरे हाथ से सम्मानपूर्वक अपनी टोपी उतार ली। फिर उस असाधारण व्यक्ति की ओर मुड़कर, जो पूरे दृश्य पर छाया हुआ था, उसने कहा कि वह क्षमा चाहता है और इस भेंट की अपेक्षा नहीं कर रहा था, इसलिए पहचान नहीं सका। लगता है तुम्हारी स्मृति हर बात में कमजोर है वाम्पा, काउंट ने कहा। तुम न केवल किसी व्यक्ति का चेहरा भूल जाते हो, बल्कि उससे किया गया समझौता भी। मैंने कौन सा समझौता भुला दिया है? डाकू ने ऐसे स्वर में पूछा, जिससे स्पष्ट था कि यदि उसे भूल हुई है, तो वह उसे सुधारने को तत्पर है। क्या यह तय नहीं हुआ था, काउंट ने कहा, कि न केवल मेरा, बल्कि मेरे मित्रों का व्यक्ति भी तुम्हारे लिए अछूत रहेगा? मैं इसमें कहाँ चूका? आज शाम तुम ऑल्बर्ट द मोरसेफ को उठाकर यहां ले आए। अब, काउंट ने ऐसे स्वर में कहा कि फ्रांस सिहर उठा। यह युवक मेरा मित्र है, उसी होटल में ठहरा है जहां मैं हूं। 1 सप्ताह तक वह मेरे ही रथ में कोर्सों पर घूमता रहा, और फिर भी तुमने उसे पकड़ लिया, यहां ले आए, और ये कहते हुए काउंट ने जेब से पत्र निकाला, उसके सिर पर कीमत लगा दी, जैसे किसी साधारण व्यक्ति के लिए। मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? मुखिया ने अपने लोगों की ओर देखते हुए कहा, जो उसकी दृष्टि से सिमट गए। तुमने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाल दिया कि मैं उस वचन से चूक जाऊं, जिसके द्वारा हमारा जीवन उस व्यक्ति के हाथों में है? मसीह के रक्त की शपथ, यदि मुझे पता होता कि तुम में से किसी को भी यह झांत था कि यह युवक उसका मित्र है, तो मैं स्वयं उसका मस्तिष्क उड़ा देता। देखा, काउंट ने फ्रांस की ओर मुड़कर कहा, मैंने कहा था कि कोई भूल अवश्य हुई है। आप अकेले नहीं हैं? वाम्पा ने चिंतित होकर पूछा। मैं उसके साथ हूं जिसे यह पत्र संबोधित है, और मैं उसे यह सिद्ध करना चाहता था कि लुइजी वाम्पा अपने वचन का पक्का है। आइए, उसने फ्रांस से कहा। लुइजी वाम्पा स्वयं आपसे कहेगा कि वह अपनी भूल पर कितना व्यथित है। फ्रांस कक्ष में आया। मुखिया उसकी ओर बढ़ा। हमारे बीच आपका स्वागत है, उसने कहा।
आपने अभी जो कहा गया और उसका उत्तर सुना है, मैं इतना और जोड़ सकता हूँ कि 4000 प्यास्त्र के बदले भी मैं यह नहीं चाहता था कि आपके मित्र के साथ ऐसा हो। पर बंदी कहाँ है? फ्रांज ने चारों ओर देखते हुए व्याकुलता से पूछा। मुझे वह दिखाई नहीं दे रहा। आशा है कि उसे कोई हानि नहीं पहुंची, काउंट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बंदी वहां है, वाम्पा ने उस कोठरी की ओर संकेत करते हुए कहा, जिसके सामने प्रहरी टहल रहा था। मैं स्वयं जाकर उसे बताऊंगा कि वह मुक्त है। मुखिया उस स्थान की ओर गया जहां अल्बर्ट को बंद रखा गया था और उसके पीछे काउंट तथा फ्रांजो चले। बंदी क्या कर रहा है? वाम्पा ने प्रहरी से पूछा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता, उसने उत्तर दिया। 1 घंटे से अधिक समय से मैंने उसे हिलते तक नहीं सुना। आइए, वाम्पा ने कहा। काउंट और फ्रांस 7-8 सीढ़ियां चढ़े, मुखिया के पीछे पीछे, जिसने कुंडी खिसकाकर द्वार खोल दिया। पास वाले कक्ष की तरह ही जल रहे दीपक के प्रकाश में उन्होंने अल्बर्ट को देखा, जो एक डाकू द्वारा दिए गए चौगे में लिपटा हुआ कोने में गहरी नींद सो रहा था। इसे देखो, काउंट ने अपनी विशेष मुस्कान के साथ कहा। उस व्यक्ति के लिए बुरा नहीं, जिसे कल सुबह 7 बजे गोली मार दी जानी थी। वाम्पा ने सोते हुए व्यक्ति को एक प्रकार के सम्मान के साथ देखा। स्पष्ट था कि इस साहस के प्रमाण ने उसे प्रभावित किया था। आप ठीक कहते हैं, उसने कहा। यह अवश्य ही आपके मित्रों में से एक होगा। फिर अल्बर्ट के पास जाकर उसके कंधे को छूते हुए बोला, जागिए। अल्बर्ट ने अंगड़ाई ली, आंखें मली और खोल दी। आहा, तुम, उसने कहा। काश तुमने मुझे सोने दिया होता। मैं बड़ा सुहावना स्वप्न देख रहा था। मैं तोरलोनिया के यहाँ जी के साथ गैलोपाद नृत्य कर रहा था। उसने अपनी घड़ी निकाली, जिसे वह समय देखने के लिए अपने पास रखे हुए था। अभी तो केवल 1:30 बजे हैं, वह चिल्लाया। इस समय मुझे जगाने की क्या आवश्यकता थी? यह बताने के लिए कि आप मुक्त हैं। मेरे प्रिय, अल्बर्ट ने पूरी शांति से कहा, भविष्य में हमारे महान सम्राट नेपोलियन का यह सूत्र याद रखना, मुझे केवल तब जगाना जब बुरी खबर हो। यदि तुम मुझे सोने देते तो मैं अपना नृत्य पूरा कर लेता और जीवन भर तुम्हारा आभारी रहता। तो क्या फिरौती दे दी गई? नहीं। तो मैं मुक्त कैसे हुआ? कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे मैं किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। यहां, यहीं। तो ईश्वर की शपथ, वह बड़ा उदार व्यक्ति होगा। अल्बर्ट ने चारों ओर देखा और फ्रांस को पहचान लिया। क्या, मेरे प्रिय फ्रांस, क्या तुम इतने समर्पित मित्र हो? नहीं, फ्रांज ने कहा। वह मैं नहीं, बल्कि हमारा पड़ोसी मोंटे क्रिस्टो का काउंट है। अरे, ये तो अद्भुत है, अल्बर्ट ने हंसते हुए कहा और अपनी क्रवाट तथा कफ ठीक किए। आप वास्तव में एक अत्यंत बहुमूल्य मित्र हैं, अल्बर्ट ने कहा, और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे सदा के लिए अपना अरणी समझेंगे। पहले गाड़ी के प्रसंग के लिए और फिर इसके लिए। उसने काउंट की ओर हाथ बढ़ाया। काउंट ने उसे थामते समय सिहरन अनुभव की। फिर भी उसने हाथ मिलाया। डाकू यह पूरा दृश्य विस्मय से देख रहा था। स्पष्ट था कि वह अपने कैदियों को अपने सामने कांपते देखने का अभ्यस्त था, किंतु यहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उपहासपूर्ण और जिज्ञासु मुद्रा क्षण भर को भी डगमगाई नहीं थी। फ्रांस को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि अल्बर्ट ने डाकू के सामने भी अपने देश का सम्मान बनाए रखा था। मेरे प्रिय अल्बर्ट, उसने कहा, यदि तुम शीघ्रता करो तो अभी भी समय है कि हम रात का अंत तोरलोनिया के यहाँ कर सके। तुम वहीं से अपनी गैलोपात फिर आरंभ कर सकते हो जहां छोड़ी थी, और इस प्रकार तुम्हारे मन में लुइजी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, जिसने इस पूरे प्रसंग में वास्तव में
सम्मानजनक व्यवहार किया है। निश्चय ही, अल्बर्ट ने कहा। तुम ठीक कहते हो। हम 2 बजे तक वहां पहुंच सकते हैं। लुईजी, उसने आगे कहा, क्या यहां से विदा लेने से पहले कोई और औपचारिकता शेष है? कोई नहीं, डाकू ने उत्तर दिया। आप उतने ही स्वतंत्र हैं जितनी हवा। तो फिर मैं आपको दीर्घायु और सौभाग्य की कामना करता हूं। आइए, सज्जनों, आइए। यह कहकर अल्बर्ट, फ्रांस और काउंट के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा और चौकोर कक्ष को पार किया। सभी डाकू हाथों में अपनी टोपियां लिए खड़े थे। पेपिनो, मुखिया ने कहा, मुझे मशाल दो। आप क्या कर रहे हैं? काउंट ने पूछा। मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, उसने कहा। आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। गडेरिये के हाथ से जलती हुई मशाल लेकर वह अपने अतिथियों से आगे चला, किसी सेवक की तरह नहीं, बल्कि मानो कोई राजा राजदूतों के दल का नेतृत्व कर रहा हो। प्रवेश पर पहुंचकर उसने झुककर अभिवादन किया। और अब, उसने कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं पुनः क्षमा चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। कुछ भी नहीं, काउंट ने कहा। वैसे भी तुम अपनी भूलों की इतनी शूरवीरता से पूर्ति कर देते हो कि मनुष्य उन्हें करने के लिए लगभग तुम्हारा आभारी हो जाता है। सज्जनों, मुखिया ने दोनों युवकों की ओर मुड़कर कहा, यह निमंत्रण शायद बहुत आकर्षक न लगे, पर यदि कभी आप मुझे फिर मिलने की इच्छा करें तो जहां भी मैं रहूं, आपका स्वागत होगा। फ्रांस और अल्बर्ट ने झुककर अभिवादन किया। काउंट सबसे पहले बाहर गया, उसके पीछे अल्बर्ट, और अंत में फ्रांस रुका। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? वाम्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, फ्रांज ने उत्तर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हम आए थे तब आप इतनी तल्लीनता से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? सीजर की टिप्पणियां, डाकू ने कहा। वह मेरा प्रिय पठन है। क्या तुम आ नहीं रहे? अल्बर्ट ने पुकारा। हाँ, आ रहा हूं, फ्रांज ने कहा और संकरे मार्ग से दूसरों के पीछे चला। वे मैदान के पार चल पड़े। ओह, एक क्षण, अल्बर्ट ने पीछे मुड़ते हुए कहा। क्या मैं? और उसने वाम्पा की मशाल से अपना सिगार जला लिया। अब, उसने कहा, जितनी शीघ्रता हो सके मैं रात का अंत ब्राचियानो के यहां करने को अत्यंत उत्सुक हूं। गाड़ी वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। काउंट ने अली से अरबी में एक शब्द कहा और घोड़े पूरी गति से चल पड़े। अल्बर्ट की घड़ी के अनुसार ठीक 2 बजे दोनों मित्र सभा कक्ष में प्रविष्ट हुए। उनकी वापसी से हलचल मच गई, परंतु वे साथ साथ आए थे, इसलिए अल्बर्ट के विषय में जो भी चिंताएं थीं वे तुरंत समाप्त हो गईं। कल आपने मुझसे गैलोपात का वचन दिया था, अल्बर्ट ने काउंटेस के पास जाकर कहा। इसे पूरा कराने में मैं कुछ देर से आया हूं, पर यहां उपस्थित मेरा मित्र, जिसकी विश्वसनीयता आप जानती हैं, साक्षी देगा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसी क्षण संगीतकार वॉल्ट जज छेड़ रहे थे। अल्बर्ट ने काउंटेस की कमर में बांह डाली और उसे नृत्य करने वालों के भंवर में ले गया। फ्रांज इस बीच उस असाधारण सिहरन के विषय में सोच रहा था जो मोंटे क्रिस्टो के काउंट के पूरे शरीर में उस क्षण दौड़ गई थी जब वह अल्बर्ट का हाथ थामने के लिए लगभग विवश हुआ था।